हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। और मैं फिर से हाजिर हूं लेके आपकी हमारी अपनी सीरीज हम आप और हमारा संविधान लेके। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि पहले इसका नाम था हम आप और संविधान, तो ये हमारा शब्द कहां से आ गया। देखिए, जो पिछले एपिसोड्स थे और जो आने वाले एपिसोड्स हैं और जो आज का एपिसोड है, ये हमेशा बात करेंगे उन ज्वलंत मुद्दों की जो आपकी हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। और चूंकि हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं तो हमारा शब्द। एक और बात, जो पिछले 3 एपिसोड्स में आपने प्यार और अपना स्नेह दिया है लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से, निश्चित तौर पे मैं बहुत अभिभूत हूं इस प्यार को लेके। मैं कहना चाहता हूं कि बात अब मैं से निकलकर हम पे आ गई है, और जब हम पे आ गई है तो हमारा शब्द आना तो लाजमी ही था। एक और बात, शिक्षक, फैकल्टी, टीचर, क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर होने के नाते हमारे लिए जो सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर होता है, ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है, वो होता है आपका प्यार और स्नेह। तो मैं आशा ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ ये मानता हूं कि आने वाले एपिसोड्स और आज के एपिसोड्स को भी आप इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह देते रहेंगे। तो बहुत देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जो कहीं ना कहीं बात करेगा त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज और उसके 3 स्वर्णिम एंगल्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज। अभी आगे स्लाइड में केस आएगा, सन 1978 का केस था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उस केस में सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं समराइज फॉर्म में कहती है कि ये जो 3 अनुच्छेद हैं, 14, 19, 21, आर्टिकल नंबर 14, 19 एंड 21, ये फॉर्म करते हैं गोल्डन ट्राइंगल। और इन 3 कोणों से महत्वपूर्ण कोण भारतीय संविधान में और खासकर मौलिक अधिकारों की श्रेणी में कोई नहीं है। हम, चूंकि ये बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा, तो हम इसे 3 पार्ट में करेंगे। और पहले पार्ट में वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 19। हम पहले पार्ट में बात करेंगे अनुच्छेद 21 की, सॉरी, पहले पार्ट में हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। चूंकि ये जो तीनों कोण हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण राइट टू लाइफ से महत्वपूर्ण क्या हो सकता है एक नागरिक के लिए, एक सिटीजन के लिए। तो पहले एपिसोड में हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा उसमें आर्टिकल 19, उसके बाद वाले में आर्टिकल 14 की बात करेंगे डिटेल में। तो बहुत देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि आर्टिकल 21 में क्या डिफाइन किया गया है। पहले इंग्लिश में कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हिंदी में इसका तर्जुमा ये कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 3 शब्द इसमें गौर करने लायक हैं। पहला है प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फर्ज कीजिए कि आप अपनी जिंदगी ही नहीं जी पा रहे हैं, या जिंदगी में आगे बढ़ते हुए, माफ कीजिएगा नुक्ता का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो जिंदगी में आगे बढ़ते हुए आपको इस बात की स्वतंत्रता ही नहीं है कि आप अपने कार्यों को, अपने कपड़ों को, अपने जीने के तरीकों को खुद से मैनेज न कर पाए। अगर ऐसा है कि रोक टोक लग रही तो जिंदगी का क्या फायदा। तब वो जो आपकी लिबर्टी है कहीं ना कहीं वो फ्रीज हो रही है, कोई रोक रहा है। तो ये आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 जब संविधान इनेक्ट हुआ, जब लागू हुआ, तब ये इस बात की बात करता था कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार देखी जाएगी, ठीक है। अगर इस पे कोई केस आता है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वेदर दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और नॉट। अब इसमें जो टर्म निकल के आया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दिस इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट। जापान के संविधान से हमने आत्मसात किया इसे इंडियनाइज तरीके से, ठीक है। जापान के संविधान में जो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, वहां पे भी और हमारे संविधान में जो ये बात कहता है कि अगर देश की संसद ने किसी कानून को नियमतः, जो कोडिफाइड तरीका है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके पारित किया है, तो वो वैलिड माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। और अगर कहीं पे कोई ये बात करता है कि उसके मौलिक अधिकारों को रोका जा रहा है किसी वजह से, वो पिटीशन दाखिल करता है, रिट पिटीशन दाखिल करता है, और देखा जाता है कि अगर ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार है, तो वो पिटीशन रद्द कर दी जाती है। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट है तो फिर भाई उस पर सुनवाई होगी।
लेकिन हम मीनवाइल देखेंगे कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ता गया और इसका दायरा बहुत आगे बढ़ता गया। बढ़ते हुए दायरे में हम ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि जो विधि की न्यायोचित प्रक्रिया है उसकी तरफ हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बात की जाए इसके अगर आगे की, तो पहला जो केस जो कि आप देख सकते हैं 1950, मतलब जब भारत आजाद हुआ, भारत ने अपना संविधान इनेक्ट किया और हम गणतंत्र बने, तभी तभी का केस है 1950 का एको गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। और चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं न्याय की उचित प्रक्रिया। पहला जो केस है जो आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर दिख रहा है, एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, यहां पे सीधे सीधे कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही माना जाएगा, हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की ओर नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, इसमें जो बार बार टर्म आ रहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मैं बोल रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो चीजें जुड़ती हैं, क्योंकि जो अगला वाद आएगा उसमें हम उसकी बात करेंगे। कोई नियम अगर वो प्रोसीजर के तहत बनाया गया है, ठीक है, कोई कानून प्रोसीजर के तहत बनाया गया है, तो उसमें तीन चीज देखिए कि वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल है या नहीं, मतलब ये न्यायोचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत है कि नहीं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में ये तीन पॉइंट और जुड़ जाएं तो हम कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत आ जाएंगे। तो जो अगला केस आपके सामने दिख रहा है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इस बात को पुष्ट किया गया कि अगर कोई नियम और कानून जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं है, मतलब न्यायोचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत नहीं है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। यानी वो आपके मौलिक अधिकारों की जो बात है उसकी टेस्टिंग की बात है। अगर मौलिक अधिकार पे आपने पिटीशन डाला है कि आपकी मौलिक अधिकार कहीं पे रोके जा रहे हैं, किसी वजह से आपके मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं, और वहां पे देखा गया कि वो नियम जिसकी वजह से नहीं मिल रहे हैं वो इन तीन कंडीशंस पे खरा अगर नहीं उतरता है, तो वो नियम अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो जाएगा। लेकिन अगर इन तीन नियमों पे खरा उतरता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रहेगा। एक और बात, अब चूंकि आप देखें कि 1950 से लेके 1978 तक की ये जर्नी है, इस जर्नी के दौरान बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन एक बात आप सोचिए कि संविधान निर्माता और संविधान सभा की जो बहसें हुई थी, हमें पता है कि क्या उच्च स्तर की बहसें हुई थी। तो उस उच्च स्तर की जो बहस हो रही थी उसमें किसी संविधान निर्माता या किसी विशेषज्ञ के दिमाग में यह बात नहीं आया कि भाई जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इतना तार्किक है तो इसे शुरू में क्यों नहीं ऐड किया गया। ठीक है, बहुत लाजमी सा क्वेश्चन है। एक लाइन में बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि इस पे डिबेट नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाकी जो लोग थे, उनके दिमाग में एक बात थी कि अगले कुछ सालों में भारत की जुडिशरी को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व होना है, और अगर ये इवॉल्व हो रहा है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का रास्ता ये खुद खोज लेगा। अगर शुरुआत में ही हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अड़ंगा लगा दिया तो ये इतना वेग है, ये इतना अस्पष्ट है कि इसके दायरे में कैसे कैसे नियम आए और कैसे कैसे चीजों को लागू किया जाए ये स्पष्ट नहीं था, एंड दे वर नॉट श्योर अबाउट दिस, दैट्स व्हाई दे पुट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एके गोपालन में क्या कहा गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विल प्रिवेल। मेनका गांधी में कहा गया कि नहीं, काइंड ऑफ ड्यू प्रोसेस लॉ, इफ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, देन दैट विल प्रिवेल। ठीक है, बात किया जाए इसके आगे की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा केस यहां पे आप देख सकते हैं, फ्रांसिस कैरोला मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, सॉरी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981, माफ कीजिएगा। तो जो फ्रांसिस कोरेली मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो केस था 1981 का, इस केस में देखिए ऊपर टाइटल अगर आप देख रहे होंगे तो लिखा होगा राइट टू लिव विद डिग्निटी। देखिए जिंदगी कैसी हो, आपकी जिंदगी कैसी हो, जीव जंतुओं की तरह हो, मृत लोगों की तरह हो, लकड़ी की तरह हो, मेज की तरह हो, कैसी हो,
कल मैं एक कोट देख रहा था मंटो की, कि अगर आप मानव यानी ह्यूमन बीइंग नहीं है, प्योर स्वभाव है, मतलब प्योर स्वभाव में पूरी तरीके से अगर आप सिर्फ मानव नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। आप अमूर्त हैं, आप निर्जीव हैं, आप मतलब जीव जंतु कुछ भी हैं, लेकिन आप मानव नहीं है। मतलब स्वभावतः हमें मानव होना पड़ेगा अगर हम ह्यूमन वैल्यूज की रक्षा करनी है। तो उसी बात पे आगे बढ़ते हुए कि फ्रांसिस क्या कहते हैं, कोरेली मुलिन वाला जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जिंदगी सिर्फ दे दी, ये कोई बहुत महान काम नहीं किया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जिंदगी अगर आप दे रहे हैं, देखिए मैं इसका थोड़ा सा इतिहास बता दूं कि जो फ्रांसिस कोरेली मुलिन थी, ये ब्रिटिश नेशनल थी, और एक हशीश नाम से वो मादक द्रव्य होता है, उसको स्मगल करने के चार्ज इन पे लगे थे और इनको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। और उस दौरान ऐसा था, चूंकि देखिए आपको पता होगा कि प्यूनिटिव डिटेंशन होती है और प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत इनको बंद कर दिया गया और इनको इनके वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इनफैक्ट इनकी 5 साल की बेटी थी, जिससे वो महीने में सिर्फ एक बार मिल सकती थी। जो वहां का जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे जेल के, उस हिसाब से महीने में एक बार मिल सकती थी। तो कहीं ना कहीं उनके लिए स्थितियां बहुत खराब हो रही थी। देखिए, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, भारतीय संविधान इस बात को आश्वस्त करता है कि आपको सुने जाने का अधिकार है। हम बात करेंगे इसके भी। तो उसके तहत जब हमको सुने जाने का अधिकार है, तो हमें लीगल एड एडवाइस भी चाहिए रहेगी। और लीगल एड एडवाइस तो बहुत बाद में आई, उसके पहले इस केस की मैं बात कर रहा हूं। तो लीगल एड और एडवाइस के दौरान हमारी जिंदगी चूंकि हमको नहीं मिल रही थी, हम अपने परिवारजनों से नहीं मिल पा रहे थे किसी भी तरीके से, अपनी छोटी सी बच्ची से हम एक बार मिल पा रहे थे, तो उन्होंने ये पिटीशन दाखिल की हैबियस कॉर्पस के रूप में। पहले तो रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन बाद में हिबियस कॉर्पस, सॉरी प्रोनाउंसिएशन, तो हिबियस कॉर्पस के रूप में जब इसको डाला, तो पहले तो रिजेक्ट हुई, बाद में इस पे संज्ञान लिया गया और फाइनली ये वर्डिक्ट आया कि देखिए, आप जिंदगी दे रहे हैं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो जिंदगी डिग्निफाइड नहीं है, तो ये जिंदगी का कोई महत्व नहीं है, तब मेरली हम गुलाम हैं। तो यहां पे लिव विद डिग्निटी की बात आई, लिव विद डिग्निटी का केस आया। ठीक है, तो यहां पे आप देखिएगा कि कैसे कैसे हम इवॉल्व होते जाएंगे और अंत में इवॉल्व होकर कहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगला है राइट टू डाई, मृत्यु का अधिकार। अब इसमें 2 केस हैं, एक है पी रतिनाम और एक है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एक है 1994 का और एक 1996 का, और बहुत इंटरेस्टिंग से दोनों केस हैं। पहले केस की बात करते हैं, पी रत्नाम केस में। इसमें हुआ क्या था कि पी रत्नम रत्नाम जो भी है, दोनों प्रोनाउंसिएशन उसके यूज होते हैं। इस केस में हुआ यह कि ये जो थे, ये अपने मित्र के साथ ये पहुंचे कोर्ट में, पिटीशन दाखिल की कि जो संविधान, सॉरी इंडियन पीनल कोड, जो भारतीय दंड संहिता है, उसका जो सेक्शन 309 है, वो हमें सजा देता है अगर हम सुसाइड का यानी आत्महत्या का प्रयास करते हैं। तो ये लोग गए कोर्ट में, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21, जो अनुच्छेद 21 है, ये राइट टू लाइफ की बात करता है। ठीक है, और जैसे आर्टिकल, अच्छा ये राइट टू फ्रीडम के तहत आता है, तो जो अनुच्छेद 19 है, उसमें राइट टू स्पीक, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, और राइट टू नॉट टू स्पीक, ये भी फंडामेंटल राइट है। तो जैसे हमारा राइट टू लिव फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, वैसे ही राइट टू नॉट लिव भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए। अब देखिए, सुनने में बहुत बेतुका लग रहा है, लेकिन ये आर्गुमेंट दिया गया और कोर्ट ने कहा हां यू आर राइट। और जो 309 है, सेक्शन 309, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया 1994 में पी रत्नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ठीक है, उसके बाद आता है बहुत ही तार्किक केस, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब यहां पे ये जो कुतर्क किया गया था, उसके सापेक्ष बहुत सॉलिड तर्क दिया गया। ज्ञान कौर ने अपने पति के साथ में ये एक पिटीशन दाखिल की थी। उन्होंने बोला, एक बात बताइए कि कोई सुसाइड करना चाह रहा है, तो ये तो भाई अगर उसका संवैधानिक अधिकार है, तो अगर हम किसी को सुसाइड कराने में हेल्प कर रहे हैं, अगर हम किसी को सुसाइड कराने में हेल्प करा रहे हैं, तो ये भी तो सही होना, जस्ट होना चाहिए। यहां पे जो कोर्ट थी उसका दिमाग ठनका, उन्होंने कहा भाई ये तो क्या ही बात हो गई, पहले केस में क्या ही कुतर्क वाली बात हो गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बोला कि राइट टू लाइफ, राइट टू डाई को इंश्योर नहीं करता है। मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपने पहले जो पहला वाद था, पहला केस था, उसमें कह दिया कि तार्किक रूप से राइट टू लाइफ, सॉरी राइट टू लिव और राइट टू नॉट टू, राइट नॉट टू लिव, राइट ऑफ नॉट टू लिव, माफ कीजिएगा थोड़ा टंग ट्विस्टर हो जाता है, राइट ऑफ नॉट टू लिव, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल है।
दूसरे केस में ज्ञान कौर आई, उन्होंने बोला कि अच्छा अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि भाई कोई मरना चाहता है तो हम तो उसका सपोर्ट कर रहे थे मरने में, तो ये कहीं से भी तार्किक तो लगा नहीं। कोर्ट ने कहा कि भाई यहां पे हम लगाते हैं एक रोक, और उन्होंने क्या कहा कि ये जो डिसीजन था पी रतनाम वाला, इसको उन्होंने क्या कह दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, इसको बोला कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब दो बातें उन्होंने बोला कि इसमें बोला कि राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21। इसमें बोला कि राइट टू लाइफ डजंट इंक्लूड राइट टू डाई, ये इसको नहीं करता है, इसका मतलब ये इसमें नहीं है। लेकिन फिर बाद में एक और केस आया, वो केस था राइट टू डाई विद डिग्निटी एंड लिविंग विल का, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और ये वो केस था जिसे मैं कहूं कि अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कुछ सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केसेस में से एक था तो ये केस था। देखिए इस केस के पीछे की एक हिस्ट्री है, क्योंकि संविधान ये नहीं कह रहा है कि आप मरिए लेकिन पूरी डिग्निटी के साथ मरिए, ऐसा नहीं कह रहा। ये एक स्पेशल केस था। और इससे पहले आपको पता होगा कि एक केस था, आप अगर आप थोड़ा करंट अफेयर्स में रुचि रखते हो तो एक केस था अरुणा शॉनबॉक का। अरुणा शॉनबॉक के केस में हुआ यह था कि उनके वो नर्स थी जिस अस्पताल में, महाराष्ट्र में जिस अस्पताल में वो नर्स थी, उनके साथ के ही एक उनके साथी ने उनके साथ गलत कुकर्म करने की कोशिश की और उसके बाद से वो कोमा में थी बहुत लंबे समय तक। 2012-13 का समय जब इस पे बहुत बात हो रही थी, उस समय एक वर्डिक्ट आया था अरुणा शॉनबॉक केस में। उसमें जो तत्कालीन जज थे, उस समय जो चीफ जस्टिस थे डॉक्टर मार्कंडे काटजू, उन्होंने डिसीजन दिया कि पैसिव यूथेनेशिया, मतलब सोच रहे हैं इतिहास बदल रहा है, ही टॉक्ड अबाउट द पैसिव यूथेनेशिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला या पुरुष इस अवस्था में है कि वो अब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आगे संभव नहीं है, लेकिन इस दौरान वो अपने शरीर और अपनी इस दुर्गति को झेल रहा है, तो हम उसे पैसिव यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। अब एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया का डिफरेंस आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे तो अच्छा लगेगा, लेकिन एक मतलब इजी तौर पे छोटी बात में, मतलब सॉरी सिंपल फॉर्म में मैं बता देता हूं कि अगर हम कोई मान लीजिए इस अवस्था में कि न वो हिलडुल पा रहा है, सालों साल वो कोमा में बेहोश है, शरीर उसका प्रताड़ना झेल रहा है लेकिन ऊपर से वो मृत है, मेडिकल टर्म में वो जीवित है लेकिन एक्चुअली में वो मृत दिख रहा है, ठीक है, तो हमने उसका गला दबा के मार दिया, तो दिस इज एक्टिव यूथनेशिया। मतलब हमने क्या कहते हैं उसका उसने बोला और हम, मतलब उसने बोला नहीं, हमें ऐसा लगा और हमने उसे जबरदस्ती मार दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो एंटीबायोटिक्स पे जीवित है और उसकी एंटीबायोटिक्स को हमने बंद कर दिया, अगर एंटीबायोटिक्स को बंद कर दिया तो धीमे धीमे उसका जो जितना भी सपोर्ट सिस्टम था हम बंद करते गए, तो एक इनडायरेक्ट वे रहा उसको मतलब इच्छा मृत्यु देने का। तो पैसिव यूथनेशिया की बात की गई वो लोगों की जो नॉन वेजिटेटिव स्टेट में है और सीवियर इलनेस में है, 2013 की बात है। और उस जजमेंट को देते समय जो तत्कालीन जज थे मार्कंडे काटजू, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि हम वहां हैं जहां से हमको भी, हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर आती नहीं, कुछ हमारी खबर आती नहीं, मरते हैं आरजू में मरने की, मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर आती नहीं। गालिब का ये की गजल थी, उसको उन्होंने कोट किया था और कहते कहते वो भावुक हो गए थे अरुणा शॉनबॉक के केस में। बहुत ऐतिहासिक केस था वो। तो उसमें जब बात की गई पैसिव यूथनेशिया की, उसी यूथनेशिया को आगे बढ़ाते बोला कि भाई देखिए वो इस अवस्था में है कि वो किस मतलब जिंदा है पर जिंदा नहीं है, किस प्रताड़ना में है पर वो बता नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं वो उसको वो एक ऐसी मौत डिजर्व करता है जो डिग्निफाइड हो। तो वहां पे राइट टू डाई विद डिग्निटी आया। और एक और कॉन्सेप्ट आया लिविंग विल का। लिविंग विल क्या कहता है कि आप पहले ही एक विल बना सकते हैं कि अगर मैं कभी ऐसी अवस्था में आया या आई तो मुझे पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाए और मुझे मेरी जिंदगी वहां पे खत्म कर दी जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए बहुत दुरूह अवस्था हो जाती है इससे निकलना। तो वो भी एक बात थी। तो हमने यहां पे बात की राइट टू डाई विद डिग्निटी एंड लिविंग विल की, ठीक है। बात किया जाए इसके बाद की, तो अगला है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट केस और मैं कई बार इसको कोट करूंगा। केएस पुट्टास्वामी, जस्टिस केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। यह आधार से रिलेटेड केस। और यह केस क्या कहता है, यह निजता को डिफाइन करता है कि निजता का जो स्कोप है वो क्या है।
चूंकि हम सबको पता है कि जो आधार है, जहां पे हम अपने बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं, अपनी सारी डिटेल देते हैं, वो सरकार के पास जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कई सोर्सेस से ये पता चला, न्यूज में पता चला कि इसका मिसयूज हो रहा है, तमाम एजेंसियां इस डेटा का यूज कर रही हैं। तो भाई हमारे बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन किसी के पास है, पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के पास है, हमारी स्वतंत्रता तो पूरी तरीके से किसी के हाथों में चली गई। जैसे कहते हैं ना कि तोते की जो जिंदगी है किसी और में चली गई। तो ऐसा कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी को कंट्रोल करे, ये निजता के अधिकार के विपरीत है। और यहां पे डिसीजन आता है राइट टू प्राइवेसी का, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि एज एन इंडिविजुअल आपके क्या राइट हैं। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल आपके क्या राइट हैं। ये राइट आपके जो जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है वो भी आपका प्रॉपर राइट है। इसके अलावा जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है ये भी आपका राइट है, ये नहीं लीक होनी चाहिए। तो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो आप देख सकते हैं यहां पे आधार केस जिसे कहते हैं, इसमें जजेस ने बोला कि नहीं, कोर्ट ने बोला कि नहीं, निजता के अधिकार का अधिकार जो है ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। अभी एक बार और इसका मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, बात की जाए अगर अगले अधिकार की, तो ये बात करता है राइट टू लिवलीहुड यानी जीवन यापन के अधिकार की। और बहुत फेमस केस है ओलिगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हुआ ये कि मुंबई का, यानी उस समय जो बॉम्बे था, उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा था। सौंदर्यीकरण किए जाने के दौरान एक पॉश लोकेलिटी से कुछ जो खोमचे लगाने वाले थे, ठेले लगाने वाले थे, उनको वहां से विस्थापित कर दिया गया, हटा दिया गया। अब हुआ क्या कि मुंबई का तो सुंदरीकरण हुआ, उस क्षेत्र का सुंदरीकरण हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ। लेकिन इस दौरान जो इश्यू हुआ कि जो लोग अपने परिवार के जीवन यापन के लिए वहां जाते थे, वो तो कमाई रुक गई उनकी। दे वेंट टू कोर्ट, वो कोर्ट गए और कोर्ट ने कहा कि आप किसी के जीवन यापन का अधिकार नहीं छीन सकते। वो सिर्फ ट्रेसपासर्स नहीं है, वो उसके द्वारा अपने परिवार को, अपने परिवार की जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर यहां से आप उनकी लिवलीहुड को हटा रहे हैं, उनके जीवन यापन का जो एरिया है, जो दायरा है, खत्म कर रहे हैं, तो इसको कहीं पे आपको स्थापित करना पड़ेगा, पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। इस केस में यह इंश्योर किया गया कि राइट टू लिवलीहुड यानी जीवन यापन का अधिकार भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, सभी का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, बात किया जाएगा राइट टू स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये केस ये था कि आपको पता है कि 2011 के समय जब रामलीला मैदान पे बाबा रामदेव और तमाम लोग एंटी करप्शन मूवमेंट में शामिल हुए थे, तो उस दौरान जब बाबा रामदेव के समर्थक सो रहे थे, तो रात के 1 बजे के अराउंड वहां पे पुलिस आ जाती है, लाठीचार्ज करके सबको सोतों को भगा देती है, उठा ले जाती है, कुछ को जेल में क्या कहते हैं डाल देती है। कहती क्या है कि भाई तमाम जो सेक्शंस हैं, चाहे वो सीपीसी के सेक्शन हो या आईपीसी के सेक्शन हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 हो, जो कहता है कि भाई राइट टू फ्रीडम है लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, उसका अवहेलना कर रहे थे वो लोग, तो उन्हें वो सोते में मार के हटा दिया, ये वहां से उठा दिया। पिटीशन के थ्रू लोग वहां पे गए। इसका देखिए ना, रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसकी बात होती है। ये जब वहां पे जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट कहती है देखिए, राइट टू साउंड स्लीप किसी का भी अधिकार है, और इस अधिकार को आप किसी भी दायरे में, मतलब अगर ये उसका फंडामेंटल राइट है, तो अन्य छोटे मोटे जो अधिकार हैं या जो सेक्शंस हैं, इसकी बात करके आप उसके फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते। यहां पे सरकार एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती है जो स्टेट है उसके उस एक्शन पे जहां पे किसी की नींद हराम हो रही है, किसी की नींद को छीना जा रहा है। इसमें मैं बता दूं कि इसी के तहत आगे जो डेवलप हुआ कि इनफैक्ट इससे पहले था, शायद 2005-6 के अराउंड था, जब जो रात में 10 बजे के बाद डीजे वाली बात थी कि डीजे बजाते थे लोग, उसको भी रोका गया। भाई आप डीजे बजा रहे हो, आप खुश हो, लेकिन उसके बाद उसका जो असर बूढ़े लोगों पे या वो लोगों पे जो थक के ऑफिस से आए हैं, जो नहीं सो पा रहे हैं, उनकी जिंदगी पे नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो इसे बंद किया जाए। तो ये राइट टू स्लीप भी फंडामेंटल राइट माना गया विशेष परिस्थितियों में। हां, अब ये नहीं कि आप कहीं भी जाके सो जाओ और आप कहो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, उसमें बाकी चीजें भी देखी जाएंगी कि वेदर दिस इज जस्ट, फेयर और रीजनेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर नहीं है आपका फंडामेंटल राइट, अगर है तो आपका फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है। बात किया जाए राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, तो देखिए ये जो है महोदय, अब इनका चेहरा भी आ जाएगा, एमसी मेहता जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। एमसी मेहता जी के साथ खास बात क्या है कि जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको केसेस मिलेंगे, बहुत से केसेस में पिटीशन के थ्रू लोग जाते हैं पर्यावरण में सुधार करने के लिए, पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए, वहां पे आपको एमसी मेहता जी जरूर दिखेंगे। बहुत ही जाने माने पर्यावरणविद हैं और एक्टिविस्ट हैं। तो ये था क्या कि
उस समय एक विशेष तरीके की गैस लीक हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि भोपाल गैस त्रासदी के दौर से देश गुजर चुका था। देश वापस से एक ऐसे गैस लीक को देख रहा था जिसके तहत एमसी मेहता जी कोर्ट में जाते हैं। वहां पे कहा जाता है कि भाई अब हो चुका बहुत, इस तरह की गैसेस से लोग मर रहे हैं और हमको उनकी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। अगर हमारा पर्यावरण इतना ज्यादा दूषित है कि हम उनके लिए एक क्लीन इन्वायरमेंट नहीं सुनिश्चित कर पा रहे, तो एक सरकार के तौर पे यह हमारा फेलियर है, ये कहा गया। और इसके मतलब सपोर्ट में कोर्ट का डिसीजन आया कि नो, क्लीन इन्वायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ईच ऑफ द इंडियन सिटीजन। तो जो हमारा जो स्वच्छ पर्यावरण है, यह भी हमारा फंडामेंटल राइट है, ऐसा इस केस में कहा गया। इसके बाद जो केस आता है राइट टू फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, एमएच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है 1978 का। देखिए, राइट टू फ्री लीगल एड, दो बातें हैं जो इससे जुड़ी हैं। एक कि अगर तो आपको कोई अपने कस्टडी में ले गया है, मतलब आप पुलिस की कस्टडी में हैं, तो वो क्या नियम और कानून है जिसके तहत आपको लीगल एड मिलनी चाहिए। पहले तो ये क्लियर नहीं था। फिर आप सबको पता है कि चूंकि ये केस 1978 का है, उससे थोड़े ही पहले 42वां संविधान संशोधन आया था, जिससे आर्टिकल 39A जुड़ा था। किसमें जुड़ा था? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39A जुड़ता है, जिसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है। लेकिन जब बात फ्री लीगल एड की हो रही है और ये डीपीएसपी में है, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, सरकार या जो स्टेट है वो डिनाई कर सकती है। एक और बात, अगर उसने मान भी लिया तो ऐसा हो सकता है कि किसी नॉर्मल से किसी वकील को भेज दिया कि हाँ भाई देख लो। अब है क्या कि कोई व्यक्ति जो किसी गलत कारणों से या किसी गलत वजहों से या मतलब अनचाहे रीजन से वो कन्विक्ट बन गया और उसके लिए बड़ा ही साधारण दर्जे का कोई वकील गया जो उसको डिफेंड नहीं कर पाया और उस आदमी को जेल हो गई, तो तार्किक रूप से ये किसका फेलियर है? कानून का फेलियर है ना। ऑल्दो 39A ने जो हमारी जो ग्राम न्यायालय या इन सब सारी चीजों की बुनियाद को पुख्ता किया, लेकिन ये इसका दायरा बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत चूंकि जस्टिसेबल नहीं था, तो दायरा बहुत विस्तृत नहीं था। यहां पे कोर्ट वापस आती है, वो कहती है देखिए, फ्री लीगल एड किसी का संवैधानिक अधिकार है और वो मांग सकता है। इस केस में इस बात को सुनिश्चित किया गया कि अगर किसी व्यक्ति को जब उसको क्या कहते हैं डिटेंशन में लाया जाता है या उसको अरेस्ट किया जाता है, तब से लेके आगे तक लीगल एड प्राप्त करना, यानी कि विधिक सहायता प्राप्त करना, उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इस केस में इस बात को पुष्ट किया गया। सॉरी, जो अगला था राइट टू स्पीडी ट्रायल। देखिए, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1980 का केस है और ये कई बार आपने इसको सुना होगा तमाम वजहों से। ये राइट टू जो इसके पहले हमने फ्री लीगल एड देखा था, ये उससे भी जुड़ा हुआ है। उसके अलावा एक और बात है, अक्सर अखबारों के माध्यम से आप इस बात को सुनते होंगे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी ऐसे कानून के तहत जेल में हैं या किसी ऐसे धारा के तहत जेल में हैं कि सपोज कीजिए कि उनको उसमें 7 साल की सजा होनी है, लेकिन सुनवाइयों में इतना समय लग जाता है कि वो 20-30 साल जेल में गुजार चुके हैं। मतलब अगर सजा हो जाती उन्हें तो 7 साल की सजा होती और सजा की सुनवाई ही चल रही थी, वो 26-26, 20-20 साल जेल में रह गए। सोच रहे हैं कि किस स्तर पे जो मानवीय वैल्यूज हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, उससे वो दूर जा रहे हैं या उनसे छीनी जा रही हैं। इसलिए यहां पे हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कोर्ट ने इंश्योर किया कि त्वरित कार्रवाई, मतलब जो स्पीडी ट्रायल है, जो त्वरित सुनवाई है, इसको सुनिश्चित कीजिए। और इस तरीके के जो केस जहां पे ऐसा लगता है कि सुनवाई के समय बहुत लंबा समय हो सकता है कि भाई 3 साल की सजा होनी है, 30 साल की सुनवाई हो, तो उसको जल्दी किया जाए, स्पीडी ट्रायल के द्वारा इसको खत्म किया जाए। हुसैनारा खातून, हालांकि ये जो मैंने बताया कि ये जो जुड़ा हुआ है ये फ्री लीगल एड से भी जुड़ा हुआ है, इसमें दोनों बातें कही गई। ठीक है, इसके बाद आता है राइट टू हेल्थ इमरजेंसी एंड मेडिकल एड। ठीक है, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1989 का केस है। सोचिए कि अक्सर सड़क पे जाते हुए हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद वहां कोई नहीं बचता जो उन्हें अस्पताल लेके जा सके। कुछ लोग क्या करते हैं, साहस करते हैं, उस व्यक्ति को उठाते हैं, गाड़ी में रखते हैं और अस्पताल लेके जाते हैं और अस्पताल कहता है नहीं नहीं नहीं,
ये तो ये उस थाने का केस है, ये कानून का केस है, इसे हम क्यों लें। और वो व्यक्ति जो उस समय तक जीवित था, जिंदगी और मौत की लड़ाई में हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक डॉक्टर के तौर पे जो ओथ लेते हैं डॉक्टर्स, जिसे हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं, उस ओथ में एक सीधी सी बात कही गई है कि आप जो इनिशियल लेवल पे जो जिसे कहते हैं ना कि प्राइमरी एड है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। उस ओथ में ये बात कहते हैं। अब इस ओथ को लेने के बावजूद जब इस तरह के केसेस आते थे तो डॉक्टर्स कहते थे नहीं, ये तो कानून का केस है, ये पुलिस केस है, भाई इसको हटा दो। हम इसे तब देखेंगे जब पुलिस आके तस्दीक कर दे कि हम इसकी सेवा करें, तब हम इसको सर्विस लेन में ले जाएंगे, तब हम जाके इस व्यक्ति का इलाज करेंगे। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति आता है तो आप उसकी चिकित्सा को सुनिश्चित करेंगे और इमरजेंसी एंड मेडिकल एड यानी आपातकालीन चिकित्सीय सहायता उसका फंडामेंटल राइट है जो उसे मिलना चाहिए और आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। अगर यह पाया गया कि आपका यह एक्ट डिनायल का है इस केस में, तो आपने उसका फंडामेंटल राइट वायलेट किया है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा कोर्ट ने सुनिश्चित किया इस मामले में। ठीक है, बात की जाए अगर आगे की, तो राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर, जीवन साथी चुनने का अधिकार। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग देखते हुए इसे खुश होंगे, पर मैं बताऊं कि ये जो केस जिससे जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस इतना सीधा था नहीं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ऑनर किलिंग की बात की गई है। शक्ति वाहिनी ये संस्था ये मूव करती है एक पिटिशन लेके कोर्ट में, जो हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो ऑनर किलिंग हो रही थी कि अगर कोई लड़की अपने पसंद के लड़के के साथ शादी करना चाह रही थी तो उसकी मृत्यु करा दी, उसको मार देना, या उस लड़के को मार देना, या उस लड़के के परिवार को मार देना, इस तरह की जो बातें थी ये लगातार देखी जा रही थी। कहां पे? वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में। तो शक्ति वाहिनी पिटीशन के थ्रू जाती है कोर्ट में, और कोर्ट में क्या कहती है, 2018 में कोर्ट निर्णय क्या देता है कि पहली बात कि इस तरह की ऑनर किलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात, किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को, ठीक है, किसी भी मेल या फीमेल को अधिकार है कि वो जिसको चाहे अपना जीवन साथी चुन सकता है। देख रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक और लैंडमार्क जजमेंट है। ये बता रहा है कि ये समाज कोई नहीं होता ये बताने वाला कि हम किससे शादी करें, किससे शादी नहीं करें। ठीक है, बात किया जाए अगर इसके आगे की, तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ LGBTQIA+ कम्युनिटी, जो LGBTQIA+ समुदाय है, इसके मौलिक अधिकार क्या है। देखिए, इसको मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक एंगल भी है, क्लासिकल टच भी है, और ये एक वो चीज है जिसके बारे में हमें अवेयर होने की जरूरत है। एक नागरिक होने के नाते, मनुष्य होने के नाते अवेयर होना बहुत जरूरी है। बात किया जाए तो जो पहला केस था नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2009 का, इसमें दिल्ली जो हाई कोर्ट रहती है इस डिसीजन देती है कि, अच्छा पहले तो एक बात कर लूं, आई होप आपको पता है कि LGBTQIA+ इसका फुल फॉर्म क्या है, इनके मायने क्या होते हैं। एल का, जैसे एल का मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, और प्लस में बहुत सारे अदर और इनके मतलब तरह के लोग होते हैं, तमाम ऐसे हैं जिनको अभी डिफाइन नहीं किया जा सका है। तो एक बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है। और नास फाउंडेशन केस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली जो 2009 का केस था, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहती है, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देती है, नल एंड वॉइड घोषित कर देती है। वो कहती है कि जो क्या कहते हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है जो सेम सेक्स के लोगों के बीच में, या इस तरीके का जो भी मतलब LGBTQI कम्युनिटी के तहत जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, वो क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए। उसको वो क्या कर देती है, डीक्रिमिनलाइज कर देती है अपने डिसीजन के थ्रू, दिल्ली कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। बट उसके बाद एक केस और आता है, सुरेश कुमार कौशल केस 2013 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के इस केस को नल एंड वॉइड मतलब कर देती है, ओवररूल करके कहती है क्या, नहीं भाई पिछले, मतलब ये कोर्ट का मतलब व्यू पॉइंट है, मेरा नहीं है। कोर्ट कहती है कि पिछले 150 साल में मेरे 200 ऐसे केसेस आए जहां पे 377 के तहत सजा मिली। तो भाई ये जो छोटी कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी जबरदस्ती इस पे तरजीह क्यों दे रही है, क्योंकि इस कानून का बहुत ऐसा तो इस्तेमाल किया नहीं है भाई। अगर 150 साल में, मतलब ये कोर्ट के वर्डिक्ट, मतलब कोर्ट का बयान है कि 150 साल में अगर 1.5 लाख लोगों को सजा मिली होती तो हम सोचते इस पे, मान के चलिए कि सिर्फ 200 सवा 200 लोगों को अगर सजा मिली है तो ये तो बहुत छोटा सा आंकड़ा है। इसका मतलब इसका मिसयूज नहीं हुआ है, और अगर मिसयूज नहीं हुआ है तो इसे क्यों हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करें, ठीक है। बात की जाए इसके बाद की,
तो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, तो वहां पे जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको सिक्योर करने की बात की गई थी कोर्ट के द्वारा, कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी को सिक्योर रखना, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को अपने पास रखना हमारी निजता का अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट है। तो ये भी थोड़ा बहुत इसे जोड़ा कि अगर इंडिविजुअल आइडेंटिटी को आप ओपन कर रहे हैं उनको सजा देते वक्त, तो ये उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। लेकिन फिर उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट, जो अब तक का इसमें लास्ट जजमेंट है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लास्ट मतलब हिस्टोरिकल जजमेंट है इसका, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें जो कोर्ट है वो कहती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, पहली बात तो कि ये जो सुरेश कुमार कौशल वाला जो निर्णय था इसको ओवररूल करते हुए कहती है कि नहीं, जो धारा 377 है इसे डीक्रिमिनलाइज करना पड़ेगा, इसकी बात नहीं की जाएगी अगर हम LGBTQIA कम्युनिटी में सेक्सुअल इंटरकोर्स या इस तरह की चीजों को आगे ला रहे हैं। तो अगर इसकी बात सामने आ रही है तो आप उनको क्रिमिनल नहीं घोषित कर सकते, उनको सजा नहीं दे सकते। तो बहुत ऐतिहासिक केस था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस। इसमें एक और चीज, एक बहुत स्पेशल मेंशन है, नेशनल लीगल सर्विस यानी नालसा, जिसकी हम लोग बात करते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है। इस केस में एक बहुत सकारात्मक पहल की गई थी, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी जो जॉब में, नौकरी में जो आरक्षण होता है वो दिया गया, और कहा कि दे आर द थर्ड जेंडर, मतलब मेल फीमेल के अलावा एक थर्ड जेंडर को सरकार ने माना और उनको नौकरी में आरक्षण की बात की गई और उसके बाद से उन्हें आरक्षण मिल रहा है। हालांकि परसेंटेज अभी बहुत ज्यादा नहीं है, पर कहीं ना कहीं हम इस बदलाव को देख रहे हैं समाज में। और एक बहुत सकारात्मक निर्णय, आज से लगभग 9 साल पहले का ये निर्णय, और कितना वाजिब, कितना तार्किक। और ये सारे ही लैंडमार्क केसेस हैं, आपको याद रखने चाहिए कि पर्सनल लिबर्टी को मजबूत करते हुए, हमारे मौलिक अधिकारों को मजबूत करते हुए कितने अच्छे ऐतिहासिक निर्णय सुनाए गए। इन निर्णयों को खोज के आपको पढ़ना चाहिए और इसकी डिटेल्स में जाना चाहिए। ठीक है, बात की जाए अगर इसके बाद की, तो एक और, मतलब अगर अनुच्छेद 21 की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो 4, 5 या 6 केसेस की हमने बात की सिर्फ यही मौलिक अधिकार इसके दायरे में आते हैं, और भी आते हैं, जैसे कि राइट टू शेल्टर। ठीक है, हम कहीं भी शेल्टर ले सकते हैं। अगर हम दिक्कत की या हम ऐसी स्थिति में कि हम पे कोई खतरा है तो हमें राइट टू शेल्टर का अधिकार है। ठीक है, हाँ, लेकिन फिर वही बात है कि जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, यानी कि न्यायोचित, निष्पक्ष और तर्क संगत वाला जो एंगल है वो इस पे लागू होगा, वो रहना चाहिए। ठीक है, बात की जाए राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब आप देख रहे हैं 14 साल तक आपको फ्री एजुकेशन पाने से स्टेट नहीं रोक सकता, ये आपका फंडामेंटल राइट है। बात किया जाए राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको पता है कि जैसे जब जेल में डाला जाता है तो आप सबको पता है कि एक तो कन्फाइनमेंट नॉर्मल जेल होता है, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है जहां पे पूरा अंधेरा, प्रॉपर अकेले, बहुत छोटे से रूम में एकदम अंधेरा, कोई नहीं रहता है, सिर्फ आप रहते हैं। मतलब बहुत बुरी कंडीशन होती है जब आपसे ना कोई बात करने वाला था, ना आप सूरज की किरण देख सकते हैं। मतलब वन ऑफ द टफेस्ट कन्फाइनमेंट इन द जेल्स। ठीक है, बात की जाए राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग। हालांकि अभी अगर आप देखेंगे जो अभी आईपीसी में बदलाव हो रहा है, सीपीसी, आईपीसी और जो एविडेंस एक्ट में बदलाव हो रहा है, उस दौरान कहीं ना कहीं हैंड कफिंग को सामने लाया जा रहा है कि शायद हैंड कफिंग को आगे लागू किया जाए उस पर। लेकिन राइट टू अगेंस्ट हैंड कफिंग, जहां पे हाथ पीछे बांध के और वो हथकड़ी लगा देते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, खासकर जो हॉलीवुड की या जो इंग्लिश मूवीज उसमें देखा होगा, भारत में नहीं देखा होगा क्योंकि भारत में इस तरीके से नहीं है ये। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग इज ऑल्सो फंडामेंटल, दीज ऑल आर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बात की जाए राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट की। इनह्यूमन ट्रीटमेंट मतलब आपसे कोई मनुष्यता अगर ट्रीटमेंट कर रहा है तो ठीक है, मतलब आपको पाशविक अगर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, ऐसे जानवर आपको ट्रीट कर रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन दाखिल करके इसके खिलाफ जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं। बात की जाए इसके बाद की, तो राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। हाँ, ये वही है कि डिले जो एग्जीक्यूशन तमाम चीजों में, चाहे वो आप पॉलिसीज को लेके हो, चाहे सजा को लेके हो, इसमें जो डिले होता है उसके खिलाफ भी आप जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। बात की जाए इसके बाद की, तो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पर बिल्कुल अगर आपको घूमने जाने का मन है आप जा सकते हैं। हाँ, पासपोर्ट होना चाहिए, बिना पासपोर्ट के आप जाएंगे तो एनीवे दिस इज इलीगल। ठीक है, बात किया जाए राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ऑफ कोर्स बंधुआ मजदूरी के खिलाफ। अगर कोई आपको बंधुआ मजदूर बना रहा है, स्लेव, गुलाम बना रहा है, तो दिस इज द वायलेटिव ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स एंड यू कैन गो
अगेंस्ट दिस टू द कोर्ट, एंड कोर्ट को वहां पे मानना पड़ेगा कि आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और जो भी अगर स्टेट के फॉर्म में आपको इस तरह से परेशान कर रहा है, प्राइवेट भी कोई परेशान कर रहा है, तो आपको वो नहीं परेशान करेगा, वो सजा हो सकती है, या अगर इस तरह का कोई नियम है जो आपको बॉन्डेड लेबर बना रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो जाएगा, नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा। राइट टू अपील फ्रॉम जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, वही जस्ट रिलेटेड है कि भाई उसमें भी तमाम लेयर्स हैं, उन लेयर्स की बात करता है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली, भाई अगर मान लीजिए किसी वजह से आप मान लीजिए विटनेस हैं, कुछ ऐसे हैं और आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, या ऐसा मान लीजिए कि कहीं पे किसी वजह से आपके परिवार या आप एज एन इंडिविजुअल के प्रति हेट्रेड है समाज में, और आपको लग रहा है कि वो आपको मार सकते हैं समाज वाले या कोई भी समाज का व्यक्ति, तो आप फंडामेंटल राइट के तहत आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं, आप कोर्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, बात किया जाए अगर इसके आगे की, तो राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बिल्कुल सोशल इकोनॉमिक, आपने अगर, मुझे पता है कि आपने इसके पिछला लेक्चर देखा होगा जहां पे मैंने बात की थी, वहां पे एक और बात की थी कि 39B एंड 39C, और इसके अलावा जो 39 आर्टिकल है, ये कहीं ना कहीं इसी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है कि धन का संकेंद्रण नहीं होगा, या किसी एक ही व्यक्ति के पास सारा धन नहीं होगा, इसको स्टेट सुनिश्चित करेगा। तो इस तरह की चीजों के खिलाफ भी आप जा सकते हैं कोर्ट में। और अगर बात की जाए अनुच्छेद 21 की एज अ होल, तो ऐसे n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको यह लगेगा कि मौलिक अधिकारों का दायरा अब बहुत ज्यादा विस्तृत हो चुका है, और अब मौलिक अधिकारों के तहत हम बहुत सारी बातों को लेके कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि दैट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, दैट इज वो न्यायोचित हो, निष्पक्ष हो और तर्कसंगत हो। एक और कुछ है जैसे मतलब राइट्स अगेन, क्या कहते हैं, बार फिटर्स, देन राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, अगर आपको अपने मतलब जॉब या सैलरी के अनुसार आप कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं, नहीं मिल रही है, तो आप जा सकते हैं कोर्ट में, भाई बोलिए कि इंश्योर करो, आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आप अपनी लाइफ को इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, सरकार लाके देगी वहां पे आपको। ठीक है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, ऑफ कोर्स हमने देखा था हॉकिंग वॉकिंग जो चीजें होती हैं, लोग वो बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगा देते हैं गाड़ी के पीछे और इतनी आवाज करते हैं, और दिल्ली एनसीआर में तो बहुत बड़ी समस्या थी, हालांकि अब बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में दिख जाता है। ठीक है, राइट ऑफ टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पाने का अधिकार। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस वजह से लग सकता है कि कई बार स्टेट के पास होता ही नहीं, तो आपको देगा कहां से, पर लेकिन आप जा सकते हो, अगर कोई दिक्कत हो रही तो यू कैन गो टू कोर्ट एंड कोर्ट शुड फुलफिल दिस। ठीक है, तो this was the last slide, and till now we have seen the whole range of fundamental rights का स्पेसिफिक जो विंग था, जो स्पेसिफिक आर्टिकल था, आर्टिकल 21, उसका पूरा रेंज देखा हमने, और हमने देखा कि मौलिक अधिकारों की महत्ता कितनी ज्यादा है, कि जो आर्टिकल 21 के रूप में हमें मौलिक अधिकार मिला है, उससे ज्यादा नेचुरल, उससे ज्यादा जरूरी आर्टिकल हो नहीं सकता। इस वजह से उस पे इतनी चर्चाएं हुई, इतनी बहसें हुई, इतने जजमेंट्स आए और उसका दायरा बढ़ा। तो जो नेक्स्ट हम अपना एपिसोड करेंगे, इसी एपिसोड मतलब गोल्डन ट्रायंगल सीरीज का जो पार्ट 2 रहेगा, उसमें बात करेंगे हम आर्टिकल 19 की। ठीक है, उसके दायरे को देखेंगे, उससे जुड़े विरोधाभासों को देखेंगे और तमाम एंगल्स की बात करेंगे। और जब तक हम अगले एपिसोड में आते हैं, तब तक आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे और कौन से विषय हैं, टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर हैं, आपका कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है, आपको लगता है कि इस पे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला वीडियो आपने नहीं देखा या किताब नहीं पढ़ी है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको लेके जरूर आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा। यहां तक देखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।